हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत का चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है पिछले वीडियो में। अब हम लोग आज से देखेंगे आगे का चैप्टर है पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ये दो चैप्टर हैं जो कि एक ही चैप्टर के दो ये पार्ट हैं और दोनों को जो है वन बाय वन कर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाषाण काल क्या है। तो पाषाण काल के विषय में जान लेते हैं। और पाषाण काल के विषय में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो स्रोत के आधार पर प्राचीन काल के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं ये स्रोत के आधार पर? नंबर एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो ये तीनों को स्रोत के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो स्रोत के आधार पर जो है किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, दोनों में क्या अंतर है कि जैसे कि प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले आता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जिस काल के इतिहास की हमें किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे काल के इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में प्रायः हमें जितने भी साक्ष्य खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, ये सब या तो कोई वस्तु के रूप में है या औजार के रूप में है, या फिर उस टाइम पीरियड के जो मानव की अस्थि पंजर रहे हैं, हड्डियाँ रही हैं, तो उनके, या फिर जानवरों की हड्डियाँ रही हैं, तो उनके आधार पर हम लोग उस काल के इतिहास को यानी कि प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने के में हमको सहायता मिलती है। यानी कि कोई भी लिखित उस समय की जो है सामग्री प्राप्त नहीं होती है। उस समय लिखने पढ़ने का प्रचलन नहीं था और इसके साथ साथ मानव इतना प्रज्ञ नहीं था, तो इस वजह से हमको वहाँ पर लिखित सामग्री कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, किंतु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और इसके साथ साथ हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है किंतु लिपि प्राप्त नहीं हुई है, इसका उदाहरण है वैदिक सभ्यता। तो यानी कि सिंधु सभ्यता से हमें लिखित साक्ष्य, लिखित रूप में सामग्री प्राप्त हुई है। लिखित रूप में सामग्री तो प्राप्त होती है, लेकिन जो सामग्री हमको लिखित रूप में प्राप्त हुई है उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। पूरे वर्ल्ड के किसी भी वैज्ञानिक ने इसको अभी तक जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त हासिल नहीं किया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमको प्राप्त हुए हैं इस तरह के साक्ष्य। इसके अलावा वैदिक सभ्यता में हमको जो सामग्री प्राप्त होती है वो लिखित रूप में तो प्राप्त होती है, लेकिन उस वैदिक काल की हमको लिपि आज तक प्राप्त नहीं हुई है। तो फिर ये हमको लिखित सामग्री प्राप्त कैसे हुई, ये भी एक प्रश्न है आप लोगों के मन में उठता होगा कि जब लिखित सामग्री प्राप्त हुई है तो फिर लिपि क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि लिपि प्राप्त नहीं हुई और लिखित सामग्री प्राप्त हो गई। तो वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी अपने विद्यार्थियों को, तो वो एक मौखिक रूप में जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो मौखिक रूप में जो शिक्षा देने का वहाँ पर प्रचलन था, यानी कि जो उस समय जो पाठशाला हुआ करती थी, विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता था, तो वो शिक्षक के समीप विद्यार्थियों को बैठाल करके उस टाइम पीरियड की हमें जितनी भी सामग्री प्राप्त होती है, तो उस समय हमें वो सब मौखिक रूप में प्राप्त हुई थी। और जब वेदों का संकलन किया गया या वैदिक साहित्य जितने भी जो है लिखे गए हैं, उनको रचना के टाइम पे उनको सिर्फ उनकी रचना हुई थी और रचना करने के बाद उसको कहीं पर ग्रंथ के रूप में उनको लिखा नहीं गया था। ये संकलन करने का कार्य बहुत बाद में हुआ है। तो जब जो है लिपि का प्रचलन हो गया है ऐतिहासिक काल में, तब इन ग्रंथ को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। तो इस वजह से हमको वैदिक काल की लिपि प्राप्त नहीं होती है, किंतु उस समय
किस प्रकार से जो है ज्ञान प्रदान किया जाता था। वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण वेद कहलाते हैं। वैदिक साहित्य बहुत सारे जो है हुए, जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, बहुत सारे वैदिक साहित्यों की रचना की गई। वेदों के वैदिक साहित्यों की रचना तो हुई, लेकिन उनका संकलित करने का कार्य बहुत बाद में हुआ। तो इस प्रकार से जो है हमें लिपि ये दो जो है सभ्यता का या दो संस्कृति के विषय में हमें जो भी यहाँ पर एक तो यह है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। और वैदिक काल की लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन लिपि नहीं प्राप्त हुई, यानी कि मौखिक रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस वजह से हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आगे चल कर के अगर ऐसा संभव होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है उसको आगे पढ़ लिया जाता है, और वैदिक साहित्य का भी अगर हमको कोई लिपि प्राप्त हो जाती है, तो फिर इसको आधे ऐतिहासिक काल के इतिहास को ऐतिहासिक काल के इतिहास में शामिल कर लिया जाएगा। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इस काल को कहा जाता है जबकि लिखने पढ़ने का चलन हो गया था, लिपि का आविष्कार हो गया था, और जितने भी इतिहास लिखे जाने लगे वो सब लिखित उनका लिखा जाने लगा। जितने भी ग्रंथों की रचना हुई उनको जो है लिखना एक पुस्तक के रूप में जो है संकलित किया गया। तो जितना भी जो है इतिहास हमको आज के टाइम में लिखा हुआ प्राप्त होता है, इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। पाषाण काल के विषय में हम लोग औजार के आधार पर, यानी कि जो पत्थरों के औजार का प्रयोग उस समय का मानव किया करता था, तो पाषाण में उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं। तो इसको आप लोग जो है शॉर्ट स्क्रीन पर अगर लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके आगे जो है लिखते हैं। ठीक है। पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण काल, पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इसको यूनानी भाषा में पुरापाषाण काल को पेलियोलिथिक भी कहते हैं। पेलियोलिथिक एज। इसके बाद औजारों की बनावट के आधार पर और पत्थरों के प्रकार के आधार पर हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर पहला है पुरापाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्यपाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज कहते हैं। और तीसरा है नवपाषाण काल, या जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, इसे नियोलिथिक एज कहा जाता है।
पूरा पाषाण काल में यह आखेटक संग्राहक रहा है। इस काल में मानव जो इस समय रहा है वो आखेटक रहा है, यानी कि जानवरों का शिकार करता था और उसको संग्राहक था, यानी कि जो है चीज़ों को संग्रह करके रखता था, चाहे वो पशुओं का मांस रहा हो या फिर जंगली जो फल फूल होते थे उनको जो है वो इकट्ठा करके रखता था। तो इस प्रकार से वो या तो शिकारी रहा है और या फिर संग्राहक रहा है। इसके दो ही जो है उसके स्रोत रहे हैं भोजन के। इस काल के मनुष्य की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई हैं, यानी कि जो है जितना भी इस काल का जो है जितना भी इतिहास हमें प्राप्त होता है केवल उनके औजारों के आधार पर हम जो है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस काल के यानी कि जो पूरा पाषाण काल रहा है, इस समय की कोई भी मनुष्य की अस्थियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके बाद मतलब जितना भी प्राप्त हुआ है वो केवल पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पत्थरों के औजार के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। तो हमको पता चलता है कि जो इनके पहले वाले सबसे पुराने जो काफ़ी लंबे लंबे जो है इनके औजार हुआ करते थे और भद्दे होते थे, बदसूरत होते थे, तो ये औजार के आधार पर पता चलता है कि ये संभवतः सबसे पुराने औजार हैं। और कार्बन डेटिंग के आधार पर भी जो है सबसे पुराने औजार प्राप्त हुए माने जाते हैं। संभवतः ये 2,50,000 BC, यानी कि जो है 2,50,000 ईसा पूर्व के ये पत्थर रहे हैं, ये औजार रहे हैं, और जिनसे जो है हमें इस समय के मनुष्य के जीवन के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है औजार में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है। औजार में हमको हस्तकुठार, जिसे हैंड एक्स इंग्लिश में कहते हैं, और विदारणी यानी कि क्लीवर, ये बड़े बड़े होते थे, जैसे भाला है या बल्लम है, इस प्रकार से होते थे। हैंड एक्स यानी ऐसे पकड़ के और तेजी से ऐसे मार दिया करते थे जानवरों को। ये पत्थर के बने होते थे, इनमें आगे नुकीला बनाया जाता था। इसी प्रकार से जो है क्लीवर भी होता था, जिसे हिंदी में विदारणी कहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े जो है ये औजार होते थे। इसमें ये लकड़ी के जो है बांस वगैरह में जो है आगे पत्थर बांध करके क्लीवर है तो जैसे कि इसमें धार प्रदान की जाती थी और इनको फेंक करके मारा जाता था जानवरों पे। इस प्रकार से उस समय का मानव इन जानवरों का शिकार करता था। इसके बाद हम पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल में भी हमको कई विभिन्नता जो है हमको दिखाई देती है। तो इन विभिन्नता के आधार पर हम इसमें या इनके जो औजार रहे हैं औजार के आधार पर भी हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल में भी हमको 3 प्रकार के औजार दिखाई देते हैं, जो कि उनकी बनावट के आधार पर उसमें भिन्नता हमको दिखाई देती है। तो इनकी जो है इनका टाइम पीरियड क्या रहा है इसको देख लेते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट देंगे। यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल ये है 2,50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व के मध्य इसका टाइम रहा है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल 1,00,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पाषाण काल 40,000 से 10,000 BC यानी कि ईसा पूर्व का यह टाइम पीरियड इनका रहा है। और इस समय जो पत्थर का इस्तेमाल होता था वो पत्थर का प्रकार जो था वो क्वार्टजाइट प्रकार कहलाता था। क्वार्टजाइट प्रकार का ये पत्थर हुआ करता था। इसके बाद है मध्य पाषाण काल आता है। जब पूरा पाषाण काल का ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है या इसके बाद हमको कुछ नए प्रकार के औजार दिखाई देते हैं तो इसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है, जिसको कि मेसोलिथिक एज कहते हैं। इस काल के औजार बहुत ही छोटे होते थे और थोड़ा सा जो है पहले की तुलना में सुडौल या ये कहें कि सुंदर बनाने लग गए थे। और इस समय जो पत्थर जो इस्तेमाल होता था इस टाइम के इस समय के औजार को माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। यानी कि माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे छोटे औजार बनने लगे थे। पहले बहुत बड़े बड़े औजार होते थे पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसके बाद जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो देखते हैं कि इस समय का मानव बहुत ही छोटे औजार बनाने लग गया था। अब इनको बड़े बड़े औजार लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें माइक्रोलिथ
या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। इस समय जो पत्थर इस्तेमाल होता था वो जेस्पर पत्थर होता था, चॉल्ट पत्थर होता था, एगेट, चालसिडनो, इस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल मानव करने लग गया था। ये जो स्थान हमको प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मालवा, आंध्र प्रदेश, मैसूर से इस प्रकार के औजार हमको खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो ये अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य पाषाण काल के जो औजार प्राप्त हुए हैं तो ये भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें नाम आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का मालवा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, इन जगहों से ये मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। कुछ अवशेष अभी प्राप्त हुए हैं मिर्ज़ापुर के सिंगरौली से। ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर का ज़िला है, यहाँ सिंगरौली पड़ता है, और उत्तर प्रदेश का बांदा ज़िला और विंध्याचल का क्षेत्र है। तो यहाँ से भी हमको मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। इस समय तक लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बैल, घोड़े का शिकार करने लग गए थे, और इस समय कृषि पशुपालन की ओर मानव आकर्षित होने लग गया था, यानी कि कृषि की ओर थोड़ा थोड़ा जो है आकर्षित होने लगा था, और पशुपालन की ओर भी आकर्षित होने लगा था। इस समय के मानव समाधि प्राप्त हुई हैं, यानी कि इस समय का जो मानव था वो समाधि से परिचित था, और कि कहीं कहीं पर हमको मानव की अस्थि के साथ साथ कुत्ते की अस्थि भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से माना जाता है कि जो मानव का सहचर प्राणी रहा है वो कुत्ता रहा है। इसके बाद नवपाषाण काल आता है, जिसको कि उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 3500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय के औजार गहरे ट्रैप के बने थे। औजार बहुत ही सुंदर और सुडौल बनने लग गए थे। चावल की खेती का प्रमाण इलाहाबाद में कोल्डीवा एक स्थान है। इलाहाबाद के कोल्डीवा से सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। तो और इसका टाइम पीरियड 7000 से 6000 बीसी है, जबकि यहाँ पर 3500 से 1000 के बीच जो है नवपाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 7000 से 6000 बीसी का टाइम पीरियड है, यानी कि इस टाइम पीरियड से भी पहले यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है या इतिहासकारों का कहना है कि कहीं कहीं स्थान पर नवपाषाण काल पहले शुरू हो गया था, यानी कि किसी किसी स्थान पर मानव कहीं कहीं पर अन्य स्थानों की तुलना में ज़्यादा पहले जो है विकास कर गया, पहले प्रज्ञ हो गया। तो उन स्थानों पर जो है नवपाषाण काल पहले शुरू हो गया था। तो इसलिए चावल की खेती का प्रमाण इलाहाबाद के कोल्डीवा से 7000 से 6000 बीसी के पूर्व, यानी 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य में चावल उगाने का प्रमाण इलाहाबाद से प्राप्त होता है, कोल्डीवा से। फिर है महगढ़ा से जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। इस समय नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य उत्पादक और उपभोक्ता बन गया था। इस समय के मनुष्य का जीवन स्थायी हो गया था, यानी कि अब एक जगह स्थायी रूप से रुक करके, स्थायी रूप से रह करके, और वो खेती करने लग गया था, पशुपालन करने लग गया था, और खेती करने लग गया था, और उपभोक्ता भी हो गया था। इस समय वस्त्रों का शायद आविष्कार नहीं हुआ था, और पशुओं की खाल वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता था मानव। बर्तन बनाने लग गया था, बर्तन बनाने की कला उसने सीख ली थी, और मेहरगढ़ से सबसे पुराना कृषि करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि के सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इस समय का मानव आग का आविष्कार कर लिया था, और उसने कुम्हार का चाक पर बर्तन बनाने का उसने आविष्कार कर लिया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की ये विशेषता रही है, और ये तीनों की आपस में भिन्नता रही है।
तो ये जो है छोटा सा चैप्टर था, तो ये भी जो है कंप्लीट हो गया है पाषाण काल। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के विषय में जानेंगे। तो ताम्र पाषाण काल को पाषाण काल से जोड़ करके ही पढ़ते हैं, क्योंकि जब पाषाण काल अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में धातु का इस समय मानव ने खोज कर लिया था। तो सबसे पहले जो पुराना धातु मानव ने इस्तेमाल किया है वो तांबा रहा है। तो ताम्र पाषाण काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि कहीं जब मानव पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहा था और पत्थर की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा था, तो इसके साथ साथ जब धातु का यानी कि तांबे का भी इसने खोज कर लिया, तो पत्थर में धातु को लगा करके अब वो औजार बनाने लग गया था। तो इस प्रकार से उसने पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो हम लोग जो है इसको डिटेल देख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल 5000 ईसा पूर्व के लगभग इसका टाइम पीरियड माना जाता है, और ये दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस समय का मानव गेहूं, दाल, धान की खेती करना सीख गया था, और इस समय गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट का पालन करने लग गए थे। मकान जो प्राप्त हुए हैं वो घास फूस और मिट्टी के प्राप्त हुए हैं, और इस टाइम पीरियड में 5 कमरों वाले मकान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस समय या इस काल में चाक से निर्मित लाल काले मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद लेखन कला से इस समय का मानव अनभिज्ञ रहा है, यानी कि लेखन कला का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। वृषभ और मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, संभवतः के वृषभ यानी कि जो है कुबड़ वाला जो सांड होता है, शायद उसकी पूजा करता था इस समय का मानव, और इसके साथ साथ मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो शायद कि मातृ देवी की मूर्ति की पूजा और वृषभ की पूजा इस समय का मानव किया करता था। तो ये तो इसकी जो है विशेषता हो गई। और कुछ संस्कृति रही है जो कि इस समय प्रचलन में रही है, तो संस्कृति के विषय में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। 1200 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है ख़त्म हो गई, और जोरवे संस्कृति जो रही है इस टाइम पीरियड की, यानी कि जोरवे संस्कृति भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। वो 700 ईसा पूर्व तक जो है बनी रही, यानी कि जोरवे संस्कृति ही रही है जो कि बची रह सकी थी। चित्रित मृदभांडों के अवशेष भी ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। तो ये जो है इसके मुख्य विशेषता रही है, जो कि ताम्र पाषाण काल के रूप में इसको जो है हम देखते हैं। इसके बाद कुछ संस्कृतियां प्रचलन में रही हैं, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि उनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो संस्कृति के विषय में जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 आता है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व में प्रचलन में रही है, और कैथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड रहा है वो 2450 से 1700 ईसा पूर्व। इसके बाद मालवा संस्कृति आता है तीसरे नंबर पे। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व। फिर है सावल्दा संस्कृति आता है। सावल्दा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य इसका टाइम पीरियड रहा है। फिर 5वां नंबर आता है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का टाइम पीरियड जो रहा है ये 1900 से 1500 ईसा पूर्व। फिर प्रभास संस्कृति आता है। प्रभास संस्कृति ये 2000 से 1400 ईसा पूर्व। और रंगपुर जो है आता है, रंगपुर है 1700 से 1400 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से इस संस्कृति के विषय में जो है ये टाइम पीरियड के विषय में पूछ लेता है अक्सर कि कौन सी संस्कृति का टाइम पीरियड क्या रहा है।
तो ये जो है अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल का भी ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर आएगा वो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, और इसके बाद फटाफट जो है सारे जो है चैप्टर हिस्ट्री के ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।